ठीक है गाइस, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एलोरा की गुफाएं और अजंता की गुफाएं। ठीक है, कि उसमें किस टाइप के रॉक कट केव्स हैं, जैसे कि अजंता और ऋषभ। ठीक, तो हमने ये सब समझा पढ़ा कि ये कहाँ पे पाए जाते हैं, किस प्रकार की इनके अंदर शैली की गई है, डिजाइन किस प्रकार है और ये किस शेप में बनाई गई है, यानी परपेंडिकुलर क्लिफ में है, जैसे कि इनका जो स्लोप है वो स्लोप टाइप में है। और उसके अंदर जो है फ्रेस्को मोरल पेंटिंग्स हैं अंदर केव्स के अंदर। ठीक है, और ये कैलाश टेम्पल है। कैलाश टेम्पल को किस प्रकार से डिजाइन किया गया है, उस पर किस प्रकार की शैली अपनाई गई थी। ठीक है, कहाँ पे पाए जाते हैं, ये सब मैंने आपको बताया था। अब हम पढ़ेंगे एलिफेंट केव। ठीक है, एलिफेंटा केव। तो ये भी कहाँ पे है गुफाएं है, ये भी महाराष्ट्र के मुंबई में है। ठीक है, एलिफेंटा केव्स क्या है? Situated close to Mumbai, the Elephanta Caves were initially established as a Buddhist enclave but underwent a transformation to become a stronghold of the Shaivite tradition. Sharing its era with Ellora, the sculpture within these caves depict figures characterized by slender form, ठीक है, accentuated by striking interplays of light and shadow. यानी कि मुंबई के पास जो स्थित एलिफेंटा गुफाएं हैं वह मूल रूप से एक बौद्धिक स्थल थी। मतलब पहले के टाइम में वो किस प्रकार की थी स्थल, वो बौद्ध स्थल थी, जिन्हें बाद में शैव संप्रदाय ने अधिकार में ले लिया था। और ये कोई लेफ्ट हुआ क्या? ठीक है, तो ये एलोरा के समकालीन है, मतलब उसके बाद के टाइम पे है। और इसकी मूर्ति कला शरीर में पतलापन को दर्शाती है, यानी जो मूर्ति कला है शरीर में वो पतलापन को दर्शाती है, जिसमें क्या आता है, प्रकाश और अंधेरे के प्रभाव का अद्वितीय संयोजन होता है। ठीक, उसके बाद है बाग केव्स, बट ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपको जो एलोरा और अजंता के केव्स को याद रखना है। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट इसमें से ही क्वेश्चन आते हैं। बाग केव्स है नियर इंदौर इन मध्य प्रदेश, यानी इंदौर में है मध्य प्रदेश में। ठीक है, देयर आर 9 सैंडस्टोन बुद्धिस्ट केव विद ब्यूटीफुल फ्रेस्को एंड स्कल्पचर वर्क। यानी जो मध्य प्रदेश में इंदौर के पास स्थित जो बौद्ध स्थल है, यहाँ पर 9 बड़े संगठित बुद्धिस्ट गुफाएं हैं जिनमें खूबसूरत फ्रेस्को और मूर्तिकला काम है। क्लियर? इट इज डेटेड अराउंड 6th सेंचुरी से नियर इंदौर इन मध्य प्रदेश। क्लियर? यानी इसका निर्माण कब हुआ? 6ठी शताब्दी सी के आसपास किया गया। इसके बाद है जूनागढ़ केव्स। ठीक है, जूनागढ़ केव क्या है? ये काफी प्राचीन कला है। ठीक है, जूनागढ़ के नाम से आपको पता चल रहा है काफी प्राचीन है। तो इट इज एन एंशियंट फोर्ट्रेस। ठीक है, फोर्ट्रेस है, प्राचीन किला है। इट्स एंट्रेंस इन द फॉर्म ऑफ एन आर्कवे, यानी किस शेप में है वो? आर्कवे में रूप में है। is a fine specimen of Hindu Torana. Upper Court has many interesting Buddhist caves and was evidently the site of Buddhist monastery in ancient time. यानी इसका जो प्रवेश द्वार है जो कि एक द्वारका के रूप में है, यानी हिंदू तोरण का एक उत्कृष्ट नमूना है, हिंदू के तोरण के रूप में बनाया गया है। ऊपर कोट में कई रोचक बौद्ध गुफाएं हैं और इसे स्पष्ट रूप से प्राचीन काल में बौद्ध मठ की स्थली बताया गया है। ठीक है, ओके, अब हम पढ़ेंगे नासिक केव, जो नासिक में जो केव है। ठीक है, वहां की गुफाएं। तो अगर हम नासिक केव के बारे में पढ़े तो सिचुएटेड साउथ वेस्ट ऑफ नासिक, यानी दक्षिणी पश्चिम में है नासिक के। विद इन द ट्रिम्बक रेंज ऑफ हिल्स, this site encompasses 23 Buddhist caves that hail from the Hinayana era of Buddhist architecture. These caves trace their origins to the 1st century CE. They are collectively referred to as Pandulani, signifying a cluster of caves. It means कि ये नासिक के पश्चिम में स्थित है।
त्रिम्बक पर्वत श्रृंग में है, यानी त्रिम्बक पर्वत है वहां पे रेंज ऑफ हिल्स में, वहां पे स्थित है ये। इस स्थल पर 23 बौद्ध गुफाएं स्थित है, जो बौद्ध वास्तुकला का हीनयाना युग से संबंध है और फर्स्ट सेंचुरी के प्रारंभ के दिनांकित होती है। मतलब इसमें जो स्टार्टिंग के फर्स्ट सेंचुरीज है उसमें दिनांकित की गई है। इन्हें समूह गुफाओं के रूप में पांडुलिनी कहा जाता है। ठीक है, अब आता है हमारा मॉन्टेप्सर यानी मंडापेश्वर केव है। मंडापेश्वर केव के बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या है, इसकी क्या विशेष रुचि है। तो the caves are the particular interest as they are probably the only Brahminical caves to be converted into Christian shrine। मतलब इसमें लैंग्वेज है क्रिश्चियन श्राइन। ठीक है, ये क्रिश्चियन श्राइन है, यानी ये गुफाएं विशेष रूप से रुचिकर हैं क्योंकि शायद ये एकमात्र ब्राह्मणिक गुफाएं हो सकती है जो बाद में ईसाई श्राइन में परिवर्तित होगी। यानी पहले ब्राह्मणिक गुफाएं थी, बाद में किसमें कन्वर्ट होगी, ईसाई श्राइन में। ठीक, ये तो हमने केव्स के बारे में पढ़ा, आर्किटेक्चर किस प्रकार है उनका। अब हम पढ़ेंगे स्कल्पचर यानी जो मूर्ति कलाएं हैं वहां की किस प्रकार है। A new artistic school emerged known as the Sarnath School of Sculpture. Evolving in proximity to Sarnath, numerous Buddha sculpture in Sarnath showcase on iron-daubed shade wrap enveloping both shoulders. It means कि एक नई कला स्कूल जुड़ी जिसे सारनाथ स्कूल ऑफ स्कल्पचर के रूप में जाना जाता है, जो सारनाथ के करीब विकसित हुई है। ठीक है, ऐसा लोगों का कहना है। The hollows encircling their hills are minimally embellished. The contrast with the मथुरा बुद्धा स्कल्पचर, मतलब कि सारनाथ में कई बुद्ध मूर्तियां दिखाई देती हैं जिसमें शोल्डर्स को ढकने वाली सादी और सिर के चारों ओर हैलो बहुत ही कम सजावट वाली होती है, जबकि मथुरा की बुद्ध मूर्तियों में वस्त्र की लहरें जो है विस्तृत रूप से दिखाई देती हैं। ठीक है, वेयर द ड्रेपर्स फोल्डर्स आर intricately delayed and the hall features abundant ornaments. An illustrated instance is the Sultanganj Buddha, standing at a height of 7.5 feet. It means कि सिर के चारों ओर एक हैलो अत्यधिक सजावट के रूप में भरपूर होती है और एक महत्वपूर्ण उदाहरण है सुल्तानगंज का बुद्ध जो कि 7.5 फीट की ऊंचाई पर है। क्लियर है। अब हम देखेंगे वहां के टेम्पल आर्किटेक्चर किस प्रकार है, कि टेम्पल्स को किस प्रकार बनाया गया है, टेम्पल को किस तरीके से डिजाइन किया गया है। ठीक है, so the Gupta period marks the inception of Indian temple architecture, accompanied by the creation of manuals detailing temple construction. During the Gupta era, यानी गुप्ता era के दौरान temple took shape in live primary forms. It means कि यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि गुप्त काल का जो भारतीय मंदिर वास्तुकला की जो शुरुआत का निश्चित करता है कि मंदिर निर्माण के बारे में कैसे करना है, इसके बारे में मैनुअल्स लिखे गए थे। ठीक है, यानी इनको किस प्रकार बनाना है, कैसे रखना है। ठीक है, तो उसके लिए मैनुअल्स लिखे गए थे। गुप्त काल में मंदिर जो है 5 प्रमुख प्रकार के थे, यानी 5 टाइप्स के थे। कौन कौन से थे वो पढ़ेंगे। फर्स्ट, the first type comprised square structure with flat roofs and shallow pillared porches. Examples included the Kankali Devi Temple in Tigawa and Vishnu Varha Temple in Iran. This marked the image of the temple's core, the sanctum of Kisela, yani Garbhangra, featuring a single entrance and accompanying porch, यानी मंडप जिसको बोलते हैं, मंडप टाइप जो होता है इस टाइप का जो ऐसे बना होता है पिलर्स पे रखकर। ठीक है, पहला जो था, पहले प्रकार में क्या था, यानी जो फर्स्ट फॉर्म था उसका क्या था, उसमें वर्गीय इमारत यानी स्क्वायर शेप में जो उसको बनाया गया था, जिसकी समतल छत थी यानी फ्लैट रूफ थे और धीरे धीरे स्तंभित पोर्च थी। उदाहरण में शामिल है
तिगवा में कंकाल देवी मंदिर और एरन में विष्णु वराह मंदिर। इसमें मंदिर का जो मूल भाव था, यानी जो मेन पोस्चर जो था, वो गर्भगृह या सेला था, जिसमें एक ही प्रवेश द्वार और सांची पोर्श यानी मंडप था की उत्पत्ति हुई। ठीक है, अब सेकंड देखेंगे, सेकंड को किस प्रकार बनाया गया। A development of the initial type incorporated of an ambulatory pathway यानी प्रदक्षिणा around the sanctum, sometimes with an additional upper level. Notable instances include the Shiva temple in Bumrah यानी जो कि MP में है, and the Latkan temple in Ehol. Another remarkable case in the Prabhati temple in नचन कुंथरा MP। ठीक है, यानी दूसरा जो है, दूसरे प्रकार में क्या किया गया कि विकास में गर्भगृह के चारों ओर की एक पैदल दर्शनी यानी एक परिक्रमा को जोड़ा गया कि जिससे लोग पूजा करते टाइम जो है परिक्रमा कर सके। कभी कभी एक अतिरिक्त ऊपरी स्तर के साथ बनाया गया इसको। और महत्वपूर्ण उदाहरण में अगर आप देखेंगे तो भुमराह यानी जो मध्य प्रदेश में शिव मंदिर और एहौल में लाम खान मंदिर शामिल है। एक और उल्लेखनीय उदाहरण है नचन कुथारा जो कि मध्य प्रदेश में पार्वती मंदिर है। ठीक है, थर्ड है दिस कैटेगरी encompassed स्क्वायर टेम्पल्स विद शॉर्ट एंड ब्रॉड टावर्स। ठीक है, शॉर्ट थे और कैसे थे, ब्रॉड टावर्स बनाए गए थे। थर्ड फॉर्म जो थी उसकी, जिसे शिखारा कहा गया। अब उसके ऊपर अ पिलर्ड एंट्रेंस एंड एन एलिवेटेड बेस प्लेटफॉर्म बनाया गया। Prominent illustrations are the Davastara temple in Deoghar, देवगढ़ आपको पता है झांसी में है, and the brick temple in बनित्रा गांव यानी कानपुर में। The distinctive accomplishment of this stage was the curvilinear tower or shikhar, contributing to the establishment of the नागर स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर। किस स्टाइल में किया गया, नागर स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर में बनाया गया। तो यानी इस श्रेणी में अगर आप देखेंगे वर्गीय मंदिर थे, यानी स्क्वायर शेप में टेम्पल्स को बनाया गया, जिनकी नीची और पतली शिखर थी, स्तंभों वाला प्रवेश था और ऊपरी जो प्लेटफॉर्म पर ऊंचा स्थान था। प्रमुख उदाहरण देवगढ़ झांसी में दशावतार मंदिर और भितरगांव कानपुर में का मंदिर है। इस चरण की सबसे अनूठी जो उपलब्धि है कर्रिवलिनियर टावर, यानी जो सबसे विशेष जो उपलब्धि प्राप्त करती है वो कौन सी है, कर्रिवलिनियर टावर है। यानी कर्रिवलिनियर टावर को बोलते हैं शिखर हिंदी में, जिसको नगर शैली के मंदिर निर्माण की तीसरे चरण की सफलता कही जाती है। क्लियर है ये सब तीनों फॉर्म्स। ओके, सेकेंड जस्ट वेट। ठीक है, तो हम इसका फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं कि फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है। द फोर टाइप्स इन्वॉल्व रेक्टेंगुलर शेप्स में टेम्पल्स जो थी रेक्टेंगुलर टेम्पल्स थी विद अ कर्व्ड बैक एंड बैरल vaulted roof seen in the Kapotsawar टेम्पल इन सिजारला। सिजारला यानी कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में जो पड़ता है। ठीक है, सिजारला टेम्पल था किसका, कैपोटोस्वारा टेम्पल कहाँ पे था, सिजारला में, और ये कहाँ पे पड़ता है, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में। चौड़ी और गोल मंदिर थी जिसमें पिछवाड़ा वाली वृत्ताकार प्रक्षेपण और बैरल वॉल्टेड छत थी। ठीक है, एक बैरल वॉल्टेड टाइप की छत बनाई गई थी, जैसा कि सेजरला यानी आप देख सकते हो सेजरला में कहाँ पे पड़ती है, कृष्णा जिला में कपोतेश्वर मंदिर में दिखाया गया है। ठीक है, ये यहाँ पे टेम्पल्स बनाए गए हैं, आप देख सकते हैं। तो उनके आर्किटेक्चर्स में कितने डिफरेंस थे, मतलब जैसे जैसे एराज बढ़ते गए वैसे वैसे डेवलपमेंट भी जो है विकसित होती गई। ठीक है, अलग अलग शैलियों को अपनाया गया। ओके, फिफ्थ पॉइंट
कि जो फिफ्थ पॉइंट का जो फॉर्म था वो किस प्रकार था, सर्कुलर टेम्पल featuring shallow rectangular extensions on each of the four cardinal spaces constituted the fifth phi. The Manyar Mutt shrine in Rajgir, Bihar stands as the sole exemplar of this style. कौन child हुआ है? ठीक है, तो फिफ्थ फॉर्म जो था किस प्रकार का था, पांचवें प्रकार में गोल मंदिर थे यानी सर्कुलर टाइप में बनाए गए थे, जिसमें चार मुखों के चारों दिशाओं पर छोटे आयताकार प्रक्षेपण थे। इस शैली का एकमात्र स्मारक आप देख सकते हो राजगीर बिहार में मनियार मठ की प्रतिमा है। ठीक, तो ये पांचों फॉर्म्स थे। चौथे और पांचवें प्रकार पूर्व रूप के बचावों अनुकूलन लगते हैं और उनके उपन्यास विकास पर अधिक प्रभाव नहीं प्रतिष्ठित होता है। ठीक, यहाँ पे टेम्पल्स है, मनियार मठ आप देख सकते हो, मठ बना हुआ। ठीक है, वहाँ पे अलग अलग प्रकार के जो टेम्पल्स है किस प्रकार आप दिखाया गया है। ठीक, कुछ रेक्टेंगुलर है, कुछ स्क्वायर्स में है, कुछ सर्कुलर में है यानी सर्कुलर में बनाए गए। तो ये अलग अलग विभिन्न शेप्स दिए गए थे और उसमें भी कुछ परिक्रमा पथ हैं। ठीक है, उनकी छत कुछ फ्लैट है, कुछ स्लोप है, इस प्रकार के जो है अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के बनाए गए। ठीक, अब हम देखेंगे स्टाइल्स ऑफ टेम्पल। टेम्पल के स्टाइल्स किस प्रकार थे। तो यहाँ पे जो मेंशन है नागरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है, द आर्किटेक्चरल स्टाइल दैट गेन prominence in northern India is referred as Nagra. In the northern regions, it's contemporary to construct an entire temple on a stone platform featuring ascending steps. These temples take on square shape and exhibit several progressively projecting rathkas on each side. It means कि उत्तर भारत में जो प्रसिद्ध होने वाली मंदिर वास्तुकला की शैली को नागरा कहा जाता है। उत्तरी क्षेत्रों में एक पूरे मंदिर को पथरी मंच पर जो है निर्मित करना सामान्य है, जिसमें ऊपर आने वाली सीढ़ियां होती हैं यानी चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनाई जाती है। ये मंदिर एक वर्गीय आकार का होता है और प्रत्येक मुख पर कई स्तरों का आवृत होने वाली रथकास होती है। ठीक है, जिससे बाहरी दिशा में एक क्रॉस की तरह आकृति उत्पन्न होती है। ठीक है, रिजल्टिंग इन अ क्रॉस लाइक ऑन द आउटर फेस साइड। ठीक, द वर्टिकल स्ट्रक्चर नॉन एज शिखारा, जो वर्टिकल गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो जो वर्टिकल स्ट्रक्चर में जो बनाया गया उसको हम किस नाम से जानते हैं, शिखर। ठीक है, gracefully curves inward and it's crowned by rounded slab। ठीक है, इट मीन्स कि ऊंचाई में एक प्रस्थान है जिसे शिखर कहा जाता है, आकर्षक रूप से अंदर मुड़ जाता है और उसका शिखर जो है एक गोल सिक्का होते हुए धीरे धीरे अंदर की ओर मुड़ता है। ठीक, जिसे एक गर्भगृह के आसपास की दहलीज परिभाषित करता है जिसे अम्लका कहा जाता है। ठीक है, embellished with encircling ribs called on अमालका। ठीक है, ये अमालका वर्ड है, इसको कहा जाता है। Consequently, the two principal attributes of the architectural style encompass the cross-shaped floor plan, the gracefully curving tower। ठीक है, तो इसमें किस प्रकार का बनाया गया ये है। तो इसमें जो बनाया गया इस प्रकार की जो वास्तुकला शैली की दो प्रमुख विशेषताएं थी। ठीक है, उस टाइम पे जो फीचर्स थे वो दो प्रकार के फीचर्स थे इसके अंदर, एक क्रूस आकार की भूमि योजना और सुंदरता से मुड़े हुए शिखर। ठीक है, जो मुड़ते हुए शिखर है ऊपर के और इसकी जो आकार भूमि योजना थी वो सबसे डिफरेंट फीचर्स थी ये। There are three subtypes of Nagra temple based on the shape of the शिखरा। ठीक, फर्स्ट क्या है, रेखा प्रसाद और लैटिना, दूसरा है पम्साना, थर्ड है वल्लभी टाइप में। ठीक है, तो इनको हम पढ़ेंगे वन बाय वन। फर्स्ट क्या है, रेखा प्रसाद और लैटिना। दिस टाइप फीचर्स अ सिंपल शिखरा दैट इज स्क्वायर एट द बेस। जो इसका बेस था वो कैसा था, स्क्वायर बेस में था। The walls of the शिखरा curve or slope inward to a point at the top. The topmost part is known as Latina or the रेखा प्रसाद style of शिखरा। It means कि जो रेखा प्रसाद या लैटिना है सरल शिखर थी यानी फ्लैट
टाइप में इसका जो शिखर था वो फ्लैट था, सिंपल था। और सबसे सामान्य प्रकार थे नीचे वर्गीकृत और उसके दीवारें जो थी एक अंदर की तरफ जो बिंदु पर मुड़ती हैं। शीर्ष को यानी जो ऊपर टॉप जो उसका बेस था उसको लैटिना या रेखा प्रसाद प्रकार के शिखर कहा जाता है। क्लियर। अब हम दूसरा पढ़ेंगे फमसाना। फमसाना buildings are generally broader and shorter compared to Latina buildings. Latina buildings के मुकाबले ये क्या थे? ब्रॉड थे और शॉर्ट थे। Their roofs are constructed with several slabs that gently rise to a single point over the center of the building. ठीक है। तो सरल शिखर जो थे यानी फमसाना जो था भवन आमतौर पर लैटिना भवन से बड़े और छोटे थे, यानी ब्रॉड और शॉर्ट थे। उनकी छतें कई पट्टियों से मिलकर बनी होती है जो इमारत के केंद्र एक बिंदु की ओर धीरे धीरे उठती है। ठीक है, बिल्कुल लैटिना की तरह, जैसे कि उसके शिखर जो है मुड़ते हुए दिखाई देते थे, वैसे ये भी जो है केंद्र में एक बिंदु की ओर जो धीरे धीरे उठते हुए दिखाई देते थे। ठीक है, बस थोड़ा सा डिफरेंस थे क्योंकि वो उसके मुकाबले जो थे ब्रॉड और शॉर्ट थे। ठीक है। This is unlike the Latina style, where the tower rise sharply. Famsana buildings do not curve inward, instead they slope upward in a straight incline. In many North India temples, the Famsana style was used for the mandapa. Basically, किसके लिए यूज होता था? मंडप, यानी जिसको असेंबली हॉल बोलते हैं. And the Latina style for the गर्भरिया. ठीक है, गर्भरिया एक नाम है जो कि सेंटम सैंक्टम में है। ठीक है, यानी इसका मतलब है कि फमसाना भवनों की जो दीवारें थी वो अंदर की ओर मुड़ती नहीं है, बल्कि उन्हें सीधे ढलान पर ऊपर की ओर ढलते हुए देखा जाता है, यानी स्लॉप टाइप में। कई उत्तर भारतीय मंदिरों में फमसाना मंडप के लिए यानी जो फमसाना मंडप स्टाइल था और लैटिना जो गृह गर्भ था उसके लिए प्रयुक्त होता था। ठीक है, इसके लिए एक नया जगह मैम आपकी वॉइस कट रही है। क्लियर है मेरी वॉइस? वॉइस ब्रेक तो नहीं हो रही? हो रही थी मैम, अभी ठीक मैम है। क्लियर है। सपना, हो सकता है आपको शायद नेटवर्क इश्यू हो रहा है एरिया में, मे बी इसलिए हो सकता है। एक बार आप चेक अभी करो। क्लियर है मैम। क्लियर है? हाँ जी। ठीक है, तो ये समझ आ गया ना आप सबको फमसाना स्टाइल क्या था, रेखा प्रसाद और लैटिना स्टाइल किस प्रकार की थी, जो उनकी टेम्पल को बनाने के लिए स्टाइल यूज की गई थी। ठीक है, सरफेस किस प्रकार की थी उनके, या मंडप स्थल जो भी था। थर्ड है वल्लभी टाइप, कि वल्लभी टाइप में किस प्रकार के जो मंदिरों का निर्माण किया गया। This subtype involves rectangular building with a roof that rises into a vaulted chamber. These buildings are commonly referred to as wagon vaulted structures. An example of this type is the Nandi Devi or Navdurga temple in जोगेश्वर। ठीक है, यानी वल्लभी प्रकार की जो मंदिर थी वो आयताकार इमारत थी जिसकी छत पर एक वॉल्टेड चैम्बर में उठती है। उन्हें आमतौर पर वैगन वॉल्टेड इमारतें कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे नंदी देवी या नवदुर्गा मंदिर जागेश्वर में। ये आप देख सकते हो फमसाना स्टाइल इस प्रकार की होती थी। मंदिरों का निर्माण जो है, ये शिखर है इसका टॉप वाला, और ये स्लोप टाइप पे इस प्रकार की जो है बनती थी। ठीक है, और बेस जो था वो समतल ही था, प्लेन। ठीक है, तो ये आप सबको दिख रहा है, ये देख रहे हो ऊपर इसका मंडप टाइप बना हुआ है, शिखर टॉप। ठीक है, ये मंडप सर्कल टाइप में जस्ट बना हुआ है और ये स्लोपिंग टाइप में इसका जो है स्ट्रक्चर है, और नीचे का जो बेस है वो समतल है, बिल्कुल प्लेन है। तो इसको फमसाना बोलते थे स्टाइल। ठीक है, फमसाना स्टाइल में जो है मंदिरों को बनाया जाता था। उसके अलावा आप देखोगे वल्लभी टेम्पल। ठीक है, वल्लभी टेम्पल का जो स्ट्रक्चर था वो इस टाइप का था, रेक्टेंगुलर। ठीक है, पिक्चर क्लियर है सभी को? वल्लभी टेम्पल और फमसाना स्टाइल जो था।
क्लियर है? ठीक है, अब देखेंगे 3 सब स्कूल्स डेवलप्ड अंडर द नागरा स्टाइल। ठीक है, ये 3 स्कूल डेवलप किए गए किसके अंदर? नागरा स्टाइल के अंदर। तो फर्स्ट है ओडिशा स्कूल, इसको हम पढ़ेंगे और इसको समझेंगे क्या कह रहा है इसमें। The distinctive architectural attributes of Odisha temples are categorized into 3 distinct orders. 3 orders कौन कौन थे वो? रेखा पीड़ा, पीढ़ा डुएल and Khakra. Many of the primary temple complexes are situated in the historical region of Kalinga, which encompasses modern of Puri district, including Bhubaneswar, formerly known as the त्रिभुवनेश्वर। ठीक है, त्रिभुवनेश्वर के नाम से जाना जाता है फॉर्मली। पुरी एंड कर्नाल, यानी साउथ साइड के सारे। द टेम्पल ऑफ ओडिशा फ्रॉम अ यूनिक सबटाइटल with the Nagra architectural tradition. Generally, in this style, the Shikhra yani referred to as a dual in Odisha remains vertically aligned almost until its apex, where it then takes a sharp inward curvature. ठीक है, these ovals are typically processed by mandaps as is customary in temple architecture. ठीक है, in Odisha the structure known as जगमोहना। ठीक है, जो ओडिशा के जो स्ट्रक्चर थे उसको किस नाम से जाना जाता था? जगमोहन। Serve as the gathering space, the base layout of the primary temple is predominantly square. ठीक है, but as it ascends in this substructure, it transforms into a circular shape at the top mastaka. टॉप जो होता था उसको मस्तक कॉल करते थे, resulting in a spire that takes on an almost cylindrical appearance along its height. Compartments and alcoves within the temple are typically square. कैसे होते थे? typically square में ही होते थे. While the exteriors of these temples are extensively adorned with intricate carving, while their interiors are often more minimalistic, Odisha's temples are often enclosed by boundary walls. यानी जो उनको ढका था पूरी चारों तरफ से वो बाउंड्री बनाई गई थी दीवारों की। Noteworthy example of such architecture include the Konark Temple, जगन्नाथ टेम्पल एंड लिंगराज टेम्पल। ठीक है, 3 टेम्पल टाइप्स है ओडिशा के, जगन्नाथ टेम्पल, कोणार्क टेम्पल और लिंगराज टेम्पल। यानी उड़ीसा के मंदिरों की जो मुख्य वास्तुकला की विशेषताएं हैं वो 3 भागों में डिवाइड की गई थी, जैसे मैंने अभी आपको बताया, रेखा पीड़ा, पीढ़ा देउल और खाकरा। अधिकांश जो मुख्य मंदिर स्थल थे, यानी बेसिकली जो मेन जो टेम्पल्स थे वो किस प्रकार थे? आधुनिक पुरी जिले में स्थित थे, जिसमें भुवनेश्वर है, जिसको हम पहले में क्या बोलते थे? त्रिभुवनेश्वर के नाम से जाना जाता था। ठीक, पुरी और कोंकण शामिल है। उड़ीसा के मंदिर जो है नागर वास्तुकला परंपरा के भीतर एक विशिष्ट उपशैली का हिस्सा होते हैं। सामान्यतः इस शैली में शिखर यानी उड़ीसा में देवउत के नाम से जाना जाता है, उसके शीर्ष तक लगभग लकीर के रूप में खड़ा रहता है। जब ये अचानक तेजी से अंदर की ओर घूमता है, ये देवसल आमतौर पर मंडकों से पूर्व होता है। ठीक है, ये आमतौर पर मंडप से बनाया जाता था, जैसा कि मंदिर वास्तुकला में सामान्यता होता है। बेसिकली आप मंदिरों में देखते होंगे ये होता ही है। उड़ीसा में अगर आप देखेंगे जगमोहना के रूप में जाने वाला इमारत प्रतिष्ठा स्थल के रूप में कार्य करता है। मुख्य मंदिर की आधार योजना आमतौर पर वर्गाकार होती थी, यानी जो बेस उसका तैयार करते थे वो बेसिकली किस पे होता था? स्क्वायर शेप में। लेकिन जैसे जैसे इसकी ऊंचाई वृद्धि करती है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है, वह शीर्ष संरचना मस्तक में वृत्ताकार बन जाती है। ठीक है, जिससे उसकी ऊंचाई के साथ ही शिखर लगभग वृत्ताकार दिखाई देती है। यानी जो उसका शिखर आप देखेंगे तो वो कैसे दिखाई देगी? ऊंचाई के कारण सर्कुल में दिखाई देगी, यानी सर्कल शेप में, वृत्ताकार।
मंदिर की विभाजन और निचली जगह, यानी जो डिवाइड किया गया मंदिर को, और जो निचला पार्ट है उसे आमतौर पर वर्गाकार होती है। मंदिरों की बाहरी और अधिकांश जटिल नक्काशी से आभूषित होती है, जबकि उनके आंतरिक भागों में आमतौर पर कम सृजनता दिखाई देती है। ठीक है, यानी जो अंदर का जो भाग है उसमें इतना नहीं दिखाई देता जितना बाहरी वाले भाग में दिखाई देती है। उड़ीसा के मंदिरों पर आमतौर पर सीमा दीवारों से घिरा जाता है। ठीक है, उसके चारों ओर कैसे बाउंड्री वॉल्स बनाए जाते थे उसको ढकने के लिए। उनकी कंकाड़ मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर है और लिंगराज मंदिर जैसे महत्वपूर्ण उदाहरण इसमें शामिल है। ठीक है, उड़ीसा टेम्पल स्टाइल में कि उड़ीसा के जो टेम्पल का जो स्टाइल किया गया वो 3 प्रकार से किया गया, रेखा पीढ़ा, विद्याधर और खाकरा रूप में। ठीक है, और ये मंदिर है उनके वहां पे कुछ नाग मंदिर, जगन्नाथ मंदिर और लिंगराज मंदिर जो है वहाँ के उदाहरण है। अब आता है हमारा खजुराहो या चंदेल स्कूल। ठीक है, वहाँ के किस प्रकार के मंदिर थे। क्लियर है ये सारे पॉइंट्स जो अभी तक बताए हैं। किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट। ठीक है, तो खजुराहो पढ़ते हैं हम। खजुराहो यानी चंदेल स्कूल। ड्यूरिंग द reign of चंदेला किंग्स इन बुंदेलखंड, ठीक है, जो चंदेला राजा थे वो कहाँ के थे, बुंदेलखंड में। A remarkable architectural tradition thrived between the 10th and 11th centuries. A notable example of this style exists in the cluster of temple Khajuraho located in Madhya Pradesh. कहाँ पे ये टेम्पल, मध्य प्रदेश में है खजुराहो का मंदिर। Among these the कंदेरिया मध्य टेम्पल, ठीक है, educated around the thousands and sea, stand as the supreme example of Shivaite architecture। ठीक है, बुंदेलखंड के चंद जो राजाओं के शासन काल में था, 10वीं और 11वीं सदी के एक महान वास्तुकला के स्कूल के खिलने का अवसर पाया। इस शैली का एक उदाहरण मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो के मंदिर समूह में देखा जा सकता है। ठीक है, इसमें सबसे श्रेष्ठ माने जाने वाले मंदिर जो थे कदारिया महादेव है, जिसका निर्माण लगभग 1000 ईसी के आसपास किया गया था। Characteristics of the Khajuraho temple is the presence of a sanctum sanctor, an assembly hall and an entrance porch। मतलब ये इसके अंदर स्ट्रक्चर बताया गया, क्या क्या बनाया गया था। सैंक्टम था, असेंबली हॉल था और एक क्या था, एंट्रेंस पोर्च बनाया गया। इन contrast to the Odishan architecture style, where these components are treated as distinct entities connected by vestibules. ठीक है, the Khajuraho approach integrates them into the unfined whole. The central tower और शिखरा, यानी जो उसका सेंट्रल भाग था और जो शिखर था, gracefully curves along its entire length, with smaller शिखर emerging from it. These mini towers adorn the hall and porticos। ठीक है, ये इसके अंदर जो है बनाए गए थे। Gradually ascending to direct the gaze towers towards the principal tower, creating an illusion reminiscent of mountain peaks। ठीक है, तो यानी इसमें किस प्रकार का किया गया। खजुराहो के मंदिर की जो प्रमुख विशेषता है वो ये है कि प्रसाद कक्ष, यानी जो संकेत कक्ष है जहाँ पे प्रसाद कक्ष है, एक सभा मंडप है, सभा मंडप यानी आसन कक्ष, और एक प्रवेश मंडप है जहाँ से लोग प्रवेश करते हैं, मौजूद होते थे। और इन घटकों को एक पूरे रूप में एकत्रित किया जाता है, जबकि उड़ीसा के वास्तुकला शैली में आप देखेंगे भिन्न घटक होते हैं, मतलब ये इनसे काफी डिफरेंट टाइप के बने होते थे। वेस्टिब्यूलो द्वारा जुड़े होते हैं। मुख्य शिखर जो उसका मेन जो शिखर था, टॉप शिखर, जिसे शिखरा कहा जाता है, अपनी पूरी लंबाई के दौरान गोलाकार ढल जाती है। ठीक है, लंबाई होने के कारण क्या होती है, गोलाकार रूप में ढक जाती थी। क्लियर। ओके,
ओके, इससे मध्यवर्गीय शिखराएं उत्पन्न होती हैं और ये छोटी शिखराएं मंदिर के हॉल और पोर्टिकाओं को सजाती है। ठीक है, जो प्रगतिशीलता के मुख्य शिखर तक जाती है और एक पर्वतीय श्रृंग में मिलती है की भावना पैदा करती है। ठीक, अब इसमें renowned for their elaborate depictions, the temples at Khajuraho also features extensive erotic sculpture. These sculptures use the expression of human sensuality and intimacy on par, with spiritual pursuit as both are deemed integral to the cosmic interconnectedness. Many Hindu temples therefore include sculpture of embracing couples, जैसे कि मिथुन, symbolizing auspicious. Typically, these sculptures are placed at entrance, exterior walls, or even between the mandapa and main shrine. क्लियर है? यानी जो खजुराहो के जो मंदिर के बारे में अनेक विस्तृत शिल्प का जो है संग्रहण से प्रसिद्ध होती है, ठीक है, पता चलती है। शैलिक अभिव्यक्ति को मानव, जो शैलिक से वहां की जो मूर्ति थी उसकी अभिव्यक्ति को मानव अनुभव के साथ आध्यात्मिक प्रतिष्ठा के समान महत्व दिया गया था और यह कोणों से संबंधित बड़े ब्राह्मणिक पूर्णता का हिस्सा माना जाता है। इस कारण बहुत से हिंदू मंदिर में मिथुन यानी गले मिलने वाले जोड़े की मूर्तियां देखी जाती है जिन्हें शुभ माना जाता है। ठीक है, सामान्यतः मूर्ति मंदिर के प्रवेश द्वार पर या बाहरी दीवारों पर या मंडप और मुख्य श्राइन के बीच दीवारों पर रखी जाती थी। इस प्रकार की जो मूर्तियां होती थी वो ऐसे लगती थी जैसे कि वो एक दूसरे के गले मिल रही हैं, उस प्रकार की मूर्तियां बनाई जाती थी। हम पढ़ेंगे सोलंकी स्कूल। ठीक है, सोलंकी स्कूल में जो है आर्किटेक्चर किस प्रकार था। द चालुक्य यानी चालुक्य को सोलंकी नाम से जाना जाता है। Rulers of Gujarat were the patrons of the school of architecture. ठीक है, सोलंकी कहाँ के रहने वाले थे? लोग गुजरात के थे और इनको हम बेसिकली चालुक्य पहले बोलते थे, फिर सोलंकी बोलते, which flourished between the 11th and 13th centuries. This style is evident in the Vimla, Tipala and Vastupara temples situated at Mount Abu. ठीक है, माउंट आबू पे बने हुए हैं तीनों मंदिर। Defined characteristics its intricate and charming ornamental डिटेलिंग। गुजरात के चालुक्य यानी सोलंकी राजाओं ने 11वीं और 13वीं सदी के बीच विकसित इस वास्तुकला के स्कूल को संरक्षण दिया, यानी इसको बचा के रखा। माउंट आबू में स्थित विमला, तेजपाला और वास्तुपाला मंदिर इस शैली के प्रतिष्ठान करते हैं। इस शैली की सबसे आउटस्टैंडिंग जो है, ठीक है, स्टैंडिंग विशेषता उसकी सूक्ष्म और मनमोहक सजावट है, यानी जो उसकी छोटी छोटी जो सजावटें की गई है काफी आकर्षित होती हैं, मनमोहक रूप में होती हैं। Okay, the Sun Temple at Modhera, constructed in the early 11th century by राजा भीमदेव। ठीक है, ये जो मोदिरा का जो सन टेम्पल है, ठीक है, कंस्ट्रक्टेड किया गया 11th सेंचुरी में किसके द्वारा? राजा भीमदेव के द्वारा, जो कि सोलंकी थे। डेंसिटी इन 126 harks back to ancient time. ठीक है, एंशियंट टाइम पे the Solankis were an offshoot of the later Chalukya dynasty. Before it, उससे पहले there stand an expensive rectangular shaped tank known as the सूर्यकुंड। द ठीक है, एक ऐसे रेक्टेंगुलर टाइप में जो है एक स्टेप्ड बनाया जाता था, टैंक होता था, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप में टैंक, उसको हम किस नाम से जानते थे? सूर्यकुंड के नाम से। The correlation between scared architecture and a water source like a tank, river, or pond has been observed since ancient time and had by the become common aspect of many temples. They substantial rare square meter, ठीक है, 100 square meter में फैला हुआ था rectangular pond is possible one of the most impressive temple tasked in India. A total of the 108 miniature shrines are meticulously carved within the steps of the tank.
ठीक है, इट मीन्स कि जो मोढेरा, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया मोढेरा में सूर्य टेम्पल, मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण कब हुआ? 11वीं सदी के शुरुआती पूर्व में हुआ था, यानी 11वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में ही हो गया था। और ये 1026 में सोलंकी राजवंशों के राजा भीमदेव फर्स्ट द्वारा बनाया गया था। ठीक, सोलंकी चालुक्य वंश की एक शाखा है। ठीक है, तो सोलंकी कास्ट है वो एक चालुक्य वंश की एक शाखा है। इस उनके सामने एक विशाल आयताकार पदकिया वाला स्टेप टैंक है जिसे सूर्य कुंड कहा जाता है। पवित्र वास्तुकला जल स्रोत के बीच के संबंध का जुड़वा संकेत साक्षात्कारी समय से दिखता है, जैसे एक तालाब, नदी या तालाब। ठीक है, भारत में संभाव सबसे विशाल मंदिर तालाबों में से एक है। ठीक है, सबसे जो भारी तालाब वाले जो मंदिर है वो सबसे उसमें से विशाल मंदिरों में से एक है ये। कुल में 100 और 8 सूखी मंदिरों के टैंक की पदकियों में सूक्ष्मता से नकाशी किया गया है। ठीक है, a grand ornate Arcturana guide visitor to the Sabha Mandapa, the assembly hall, which is open on all sides. Characteristics of the architectural style of Western and Central India temples during that period. The opulent carving and sculpting work showcase the influence of Gujarat's wood carving tradition. Interestingly, the walls of the central smaller shrine remain unadorned, as the temple's eastern orientation ensures that during the equinox, the sun shines directly into the inner chamber. यानी एक भव्य और आकर्षक यानी बहुत बड़ा और अट्रैक्टिव दर्शनीय द्वार तोरण दर्शकों को सभा मंडल, सभा हॉल की ओर मार्गदर्शन करता है, जो सभी ओर खुला होता है। पश्चिमी और केंद्रीय भारतीय मंदिरों की जो वास्तुकला शैली की प्रवृत्ति के अनुसार उद्घाटन में गुजरात की लकड़ी के काफी पारंपरिक प्रभाव की स्पष्टता दिखाई देती है उसके अंदर, जिसे उदाहरणीय नकाशी और मूर्ति काम में दिखाया गया है। हालांकि मध्य छोटे दीवारों की नकाशीकृत रही है, मतलब जो मंदिर है उसकी छोटी बीच की दीवार है और खुली छोड़ी गई है क्योंकि मंदिर पहले की ओर मुख करता है। ठीक है, मंदिर जो है पूर्व की ओर मुख करता है और हर वर्ष वसंत ऋतु और शरद ऋतु के समय सूर्य सीधे इस मध्य मंदिर में दिखाई देता है। ठीक है, ये था सूर्य टेम्पल की विशेषता। अब है टेम्पल आर्किटेक्चर इन साउथ इंडिया। ये तो हो गया नॉर्थ इंडिया, मिड इंडिया के अंदर के जो टेम्पल स्ट्रक्चर थे। अब हम बात करेंगे टेम्पल जो आर्किटेक्चर है वो साउथ इंडिया का आर्किटेक्चर किस प्रकार टेम्पल बनाया गया है। ठीक है, यानी साउथ इंडिया के जो मंदिर है वो किस प्रकार की शैलियों को अपनाते हैं, किस प्रकार के डिजाइन किए गए हैं। तो इसमें पहला आता है द्रविड़ स्टाइल। ठीक है, द्रविड़ स्टाइल आता है जिसमें मंदिरों को बनाया जाता है द्रविड़ स्टाइल में। द्रविड़ आप सभी को समझ आ रहा है, साउथ लैंग्वेज है। The architectural style known as the South Indian temple architecture or Dravida style was constantly employed in Hindu temples throughout modern Tamil Nadu and the 7th to 8th century। ठीक है, 7th to 8th century में जो इनको हिंदू टेम्पल्स के रूप में जो है बनाया गया मॉडर्न तमिलनाडु में। Its distinctive feature is the pyramidal और कुटीना टाइप। ठीक है, कैसे बनाए गए, इसके जो फीचर्स थे वो पिरामिड टाइप थे, ऐसे करके थे, और कुटीना टाइप टावर थे उसके। वेरिएशन और द स्टाइल आर आल्सो सीन इन कर्नाटका में, आप देख सकते हो फॉर्मली मैसूर में। ठीक है, कर्नाटक के मैसूर में ज्यादातर आपको दिखाई देगा, एंड आंध्र प्रदेश। साउथ इंडियन टेम्पल्स टिपिकली कंप्राइज अ स्क्वायर चैम्बर सेंट्रली विद अ टावर और स्पायर accompanied by pillared porch of hall, यानी मंडप टाइप के जो इसके पोर्च हॉल होते थे, surrounded by cells within rectangular country yard। ठीक है, जैसे आपने मूवीज वगैरह में देखे होंगे, टॉलीवुड की जो मूवीज आती हैं, साउथ इंडियन जो मूवीज आती है, तमिल या मलयालम की जो मूवीज है, उसके अंदर आपने देखे होंगे मूर्तियां जो उसके टेम्पल स्ट्रक्चर है वो किस स्टाइल में, द्रविड़ स्टाइल्स में है। Sculpture adorn night segment the external walls of the temple, which are interpressed with pilasters। ठीक है, पिलास्टर से बने हैं। The tower above the sanctuary follows the Kutina style, characterized by receding story in a pyramidal shape। ठीक है, जिसकी मंजिलें हैं ऊपर की वो pyramidal shape में है। Each story is bordered। स्टोरी समझ आ रहा है ना, यहाँ पे स्टोरी का मतलब है मंजिल।
ठीक है। ईच स्टोरी यानी प्रत्येक जो मंजिल है इज बॉर्डर्ड बाय मिनिएचर श्राइन्स स्क्वायर्ड एट द कॉर्नर्स एंड रेक्टेंगुलर विद बैरल वॉल्ट रूफ ऑफ द सेंटर, a dome-shaped cupola port and a finial crown the tower। ठीक है। दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला अगर आप देखेंगे जिसे द्राविड़ स्टाइल भी कहा जाता है, 7वीं 18वीं सदी तक मॉडर्न तमिलनाडु में हिंदू मंदिरों के लिए स्थापित की गई। इसकी पहचान उसकी पिरामिड या कुटीना प्रकार के शिखर से होती है। ठीक है, पिरामिड स्टाइल में और कुटीना जो इस प्रकार के शिखर होते हैं उससे हम पहचान सकते हैं कि द्रविड़ स्टाइल में किया गया मंदिर। इसके विभिन्न रूप में कर्नाटक, पूर्व में मैसूर और आंध्र प्रदेश में भी पाए जाते हैं। दक्षिण भारतीय मंदिर आमतौर पर एक वर्गीकृत गुप्त ग्रह स्तर वाले गर्भगृह के साथ होते हैं, जिसमें एक शिखर या स्पायर भी होता है और एक आवृत किया गया स्तंभित मंडप या हॉल होता है, जिसे एक आयताकार द्वारा प्रांगण के भीतर सेलों के साथ घेरा होता है। क्लियर। मंदिर की बाहरी दीवारें जो होती थी, जो बाहर की दीवारें होती थी, वो प्लास्टर द्वारा डिवाइडेड होती थी और नक्काशी को आवाज देती है। गर्भगृह के ऊपर की स्तंभित संरचना या शिखर कुटीर प्रकार की होती है और ये पिरामिडिकल आकार में धीरे धीरे हटती कहानियों की व्यवस्था होती है। प्रत्येक कहानी को मिनिएचर मंदिरों के परपेड़ द्वारा वर्णित किया जाता है। कोनों पर वर्गीकृत और केंद्र में वैरल वॉल्ट छतों के साथ आयताकार होते थे। ठीक है। शिखर को एक गोल आकार के गुप्तदार कुपोल और शिखर के शीर्ष पर एक पात्र और मुकुट देते हैं। क्लियर है? जैसे यहाँ पे होगा पिक्चर में। ठीक है। The origin of the Dravid style trace back to the Gupta period। और ये जो इसका स्टाइल की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो गुप्ता पीरियड से स्टार्ट होती है। The earliest extant instance of this developed style are the 7th century rock cut shrines at Mahabalipuram and Dashra temple circa 700, a structural temple on the same site। इट मीन्स कि द्रविड़ स्टाइल की जो उत्पत्ति है गुप्त काल में दिखाई देती है। विकसित शैली के सबसे पुराने उदाहरण जो है महाबलीपुरम में 7वीं सदी के रॉक कट गुफाओं में है और वही स्थान पर शौर मंदिर लगभग 700 ईस्वी भी है और एक संरचनात्मक मंदिर है। ठीक है, वहां पे गुफाओं में एक मंदिर है, ये इस प्रकार के मंदिर बताया गया। The pinnacle of the South Indian style is showcased in the magnificent Brihadiswara temple and Thanjavur temple। ठीक है, constructed around 1003 and 1010 by Rajaraja the Great, as well the Grand Temple of Gangikonda Kulappuram। ठीक है, ये तमिल थोड़ा लैंग्वेज है। Built circa 125 his son Rajendra Chola। Over time, this style became increasingly intricate, expanding the complex of style building within the country and the adding multiple enclosures, each with the distinct gateway, जिसको गोपुरा के नाम से। और during the Vijayanagar period 1336 and 1556, the size of the gopuras grew to the point where they overshadows the smaller temple is enclosed within। जो दक्षिण भारतीय शैली का जो शीर्ष उदाहरण आप देखेंगे थांजावुर में बनाए गए प्रशास बृहदीश्वर मंदिर है, जो कि लगभग 103 या 1003 या 1010 द्वारा प्रस्तुत किया गया है। साथ ही गैंगकोडलोचुरपुरम में बनाया गया महान मंदिर है। ठीक है, गैंगकोडलोचुरपुरम में बनाया गया एक महान मंदिर है, लगभग 1025 भी है। समय के साथ भी यह शैली और भी जटिल होगी और आयताकार कोट के मंदिरों की संख्या में थी। ठीक है, नियमित बढ़ने के साथ साथ लगभग प्रत्येक के साथ उसके खुद के प्रवेश द्वारा जोड़ गए। विजयनगर काल 1336 और 1565 में गोपुरा का आकार बढ़ गया और ताकि वे प्रांगण के भीतर छोटे छोटे मंदिरों को छाया देने लगे। ठीक है, आकार को बढ़ा दिया गया जिससे कि जो मंदिर के अंदर जो क्षेत्र है उस पर छाया पहुंचे। अब यहाँ पे 4 stages of temple architecture have been identified in South India predominantly during the rule of Pallava dynasty around the 6th century AD। अब यहाँ पे 6th century AD की बात की जा रही है। फर्स्ट है महेंद्र ग्रुप है, दूसरा नरसिम्हा ग्रुप, थर्ड राठ, थर्ड है
राजसिम्हा ग्रुप। ठीक है, ये 3 ग्रुप्स हैं। इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या क्या ग्रुप में बनाया गया। द इंस्पेक्शन ऑफ रॉक कट केव आर्किटेक्चर मार्क्ड बाय यूजेस ऑफ टर्म मंडप इंस्टेड ऑफ टेम्पल। ठीक है, महेंद्र ग्रुप में यही था। सेकेंड है नरसिम्हा ग्रुप, द इंट्रोडक्शन ऑफ डेकोरेशन इन रॉक कट केव स्ट्रक्चर एंड मंडप evolved into rathas with Dharmarai Rat as a precursor to the Dravidian style। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे दक्षिण भारत में मंदिर वास्तुकला के 4 चरण विशिष्ट रूप से जो है पहचाने गए, जो मुख्य रूप से पल्लव राजवंश के शासनकाल में 6ठी शताब्दी के आसपास थे। पहला महेंद्र समूह, दूसरा नरसिंह समूह। महेंद्र समूह में गुप्त युग की शुरुआत में चट्टान कट गुफा वास्तुकला की शुरुआत हुई थी, जिसमें मंडप का उपयोग मंदिर की जगह होती थी। नरसिंह समूह में क्या था, चट्टान कट गुफा संरचनाओं में सजावट का प्रारंभ हुआ और मंडप अब रथ बन गए, जिसमें धर्मराज रथ द्रविड़ मंदिर पूर्व का रथ है। थर्ड था राज सिंह समूह, इसमें चरण में मंदिरों की वास्तुकला का वास्तुसूत्रीय विकास शुरू हुआ और ये गुफाओं से बाहर पहुंच गया। पहले मंदिर के हिस्सा हुआ करते थे ये। ठीक है, जैसे कि उदाहरण में आप देखेंगे महाबलीपुरम में शोर मंदिर, जो कि तमिलनाडु में कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर, ये 2 मंदिर हैं यहाँ के उदाहरण के रूप में। शोर टेम्पल आप देख सकते हैं और कैलाशनाथ टेम्पल देख सकते हैं। आप सब इसमें देख रहे होंगे इनकी विशेषता, जो ऊपर एक शिखर टॉप होता था, नीचे ऐसे मंडप टाइप बना होता था चौकोर में, और ये जो इसकी जो स्टोरीज है बिल्डिंग्स हैं वो ऐसे रेक्टेंगुलर ऊपर जाते जाते पिरामिड शेप में बन जाते थे। ठीक है, ये पिरामिड शेप में आपको दिखाई दे रहा होगा ऐसे। ठीक है, क्लियर है। ये सब द्रविड़ स्टाइल में किए गए थे मंदिर। ठीक है, अब देखो स्टेज 4th में क्या है। स्टेज 4th में है नविंद्रमन ग्रुप। ठीक है, नंदी वर्मन ग्रुप है 4th समूह। इट इज सेड टू बी द डिक्लाइन स्टेज ऑफ साउथ इंडियन temple architecture and only small temple were constructed in this period। और इसके अंदर जो है कौन से टाइप के टेम्पल को स्ट्रक्चर किया गया, स्मॉल टाइप के कंस्ट्रक्टेड किए गए टेम्पल। ठीक है, नंदी वर्मन समूह था। ये दक्षिणी भारत मंदिर वास्तुकला का पतन चरण कहलाता है, जिसमें क्या हुआ, ये लास्ट स्टेज था जिसमें कि जो नंदी वर्मन समूह था। ठीक है, इसमें क्या होता है, दक्षिणी भारतीय जो मंदिर की वास्तुकला है उसका खत्म होने का चरण था और इस अवधि में केवल छोटे मंदिर निर्मित हुए थे। ठीक है, इस पीरियड में जो है छोटे मंदिर को बनाया गया था। अब इसमें आएगा चौल स्कल्पचर यानी नटराज। ठीक है, नटराज के बारे में हम पढ़ेंगे। जो चौल स्कल्पचर था, स्कल्पचर यानी मूर्तियां, तो पहले जो मूर्ति थी वो नटराज की मूर्ति बनाई गई। शिवा इज लिंक्ड विद द culmination of the cosmic cycle, a concept mirrored in his dancing posture। ठीक है, dancing posture, this chola sculpture portrays him poised on his right leg while subduing apasmara। ठीक है, the embodiment of ignorance of forgetfulness beneath his right foot। Simultaneously, he elevates his left leg in the Bhujangrasti stance, symbolizing Tirobhava, the act of displaying the veil of many or illusion for the devotees and consequence। ठीक, इस 4 जो इसके 4 आर्म्स थे extend outward with the primary hand striking the अभावस्था पोज। ठीक है, ये पोज है इसके अभावस्था, signifying assuring and the fearless। In his upper right hand, he clutched a damru, his favorite musical instrument, perpendicular, ठीक है, perpetuating the rhythm of creation। The upper left hand is held in the dola hastaka gesture, harmonizing with the ambhaya hastaka of the right hand।
His hair flow outward on the both sides, brushing against the circular Jwalamala or garland of flames enveloping the entire dancing figure। ठीक है, जो नटराज जो मूर्ति थी जब वो आपकी दिखाई देगी जैसे कि वो डांस करती हुई मूर्ति है। ठीक है, डांसिंग स्कल्पचर बोल सकते हैं। तो इस प्रकार की मूर्ति थी, शिव कॉस्मिक चक्र के अंत से जुड़ा हुआ है ये। ठीक है, जिसके साथ इस नृत्य पोजीशन का संबंध है। इस चोला मूर्ति में उन्हें उनके दाएं पर संतुलित होते हुए दिखाई दिया गया है। ठीक है, जबकि उन्होंने अपस्मार को अपने दाएं पैर की पैदी से दबाया हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं ऐसे ये यहाँ पे नृत्य करते हुए जो टाइम बनाई गई है मूर्ति, इसके नीचे ये जो है इसको अपने दाएं पैर से इन्होंने दबा रखा है और अज्ञान या भूल का प्रतीक है। ठीक है, एक ही समय में वे अपने बाएं पैर को भुजंग पोज में उठाते हैं। ठीक है, ये बाएं वाला पैर जो है भुजंग पोज में जो उठाया गया है, जिससे तीव्र भाव का प्रतीक होता है, जो भक्त की माया या भ्रम की पर्दा को माइंड से दूर करने का कार्य करता है। उनके 4 हाथ बाहर की ओर फैले हुए हैं, आप देख सकते हैं 1 2 3 4, इधर 4 हाथ हैं, जिससे आश्वासन और निर्भीकता का संकेत होता है। ठीक है, ये संकेत बताएंगे इनके पैर और हाथों का। उनके ऊपरी दाएं हाथ में, अगर आप ऊपर देखेंगे दाएं हाथ में ये वाला, ठीक है, तो उनकी पसंदीदा संगीत उपकरण डमरू को पकड़े हुए हैं। ठीक है, इसमें डमरू पकड़ रखा है उन्होंने सृजन की धड़कन की ताल को बनाए रखने के लिए, ताकि उसकी जो ताल है, जो उसकी धड़कन है, उसको बीट्स को बैलेंस करने के लिए ऊपर बाएं हाथ को दोला हस्त भाव में रखा गया है। ठीक है, बाकी दूसरे हाथ में वो आप देख सकते हो, इसमें दोला हस्त जो है भाव को रखा गया। ये प्राचीन टाइप की जो मूर्तियां है। ठीक है, पहले भगवान शिव विष्णु के रूप में जो है मूर्तियों को बनाया जाता था, उनके अवतार उनके रूपों को देखकर। ठीक है, जो दाएं हाथ के हब्बे हस्त से मेल खाता है। उनके बाल दोनों ओर फैले हुए हैं, ये हेयर्स आप देख सकते हो दोनों ओर फैलते हैं और सारी नृत्य आकृति को घेरने वाली विकसित ज्वालामाला को छूते, जो पूरी नृत्य आकृति को घेरती है। ठीक है, ये आप ज्वालामाला देखेंगे जलती हुई माला, इसको जो है ये पूरी मूर्ति जो है घेरती है। दिखाई दे रहा है ये गोल सा, ज्वालामाला बोला गया इसको। क्लियर है, पिक्चर दिख रही है सभी को? क्लियर है? यस मैम। ठीक है, इसको नटराज स्कल्पचर बोलते हैं, यानी नटराज मूर्ति। ठीक है, आपने देखा भी होगा कई जगह पे इसको शोकेस के रूप में भी रखा जाता है। अब हम पढ़ेंगे सब स्टाइल्स ऑफ द्रविड़ टेम्पल। ठीक है, अब उसके सब स्टाइल्स को देखेंगे। द्रविड़ जो टेम्पल्स थे, तो उसमें हमने पहले पढ़ा द्रविड़ स्टाइल में, अब हम पढ़ेंगे नायका स्टाइल किस प्रकार की होती थी। Nika style. The Nikas emerged following the decline of the Vijayanagara Empire. They not only preserved but also enhanced the artistic legacy of the Dravida style. Among the notable architectural achievements of this era stand the Meenakshi Sundarvesera temple in Madurai। ठीक है, मदुराई टेम्पल की बात की जा रही है। This remarkable temple complex comprises two principal shrines. First, venerating Shiva as Sundarvara and the other dedicated to his consort Meenakshi, while retaining all the quintessential tributes of the Dravidian style. An additional striking element known as parakramas hold as significant fascination. Parakramas are expansive corridors equipped with covered ambulatory passageways. They serve to interconnect different sections of the temple wide enclosed specific zones. Okay. Elaborate carving adorn the temple walls throughout. Another remarkable feature of the temple is the scapulature tank, slightly offset from the primary
temple axis, encircled by steps and a colonnaded portico. This tank was utilized for ceremonial bathing rituals. ठीक है, तो ये मीनाक्षी टेम्पल की बात की गई है। विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद नायक वंश जो है उभरे, इसलिए नायका स्टाइल बोला गया उसको। ठीक है, जो कि नायक वंशों के द्वारा बनाया गया था। उन्होंने द्रविड़ स्टाइल की कला परंपरा को न केवल संरक्षित रखा बल्कि उसे और भी उन्नत किया। ठीक है, इन्होंने ही क्या किया, जो द्रविड़ स्टाइल था मंदिरों का उसको संरक्षित भी रखा और उसको और आगे विकसित भी किया। इस युग के प्रमुख वास्तुकला दर्शनीय चिरंजीवी मीनाक्षी सुंदर श्वेश्वर मंदिर है जो मदुरई में स्थित है। इस महान मंदिर समूह में दो प्रमुख गर्भगृह होते हैं। पहले वाले शिव के सुंदरेश्वर के रूप में समर्पित और दूसरा उनकी पत्नी मीनाक्षी के समर्पित है। द्रविड़ स्टाइल के सभी मुख्यताएं मौजूद हैं, लेकिन एक अतिरिक्त प्रमुख विशेषता पराक्रम के रूप में पाई जाती है, जो काफी रोचक है। ठीक है, पराक्रम विशाल कॉरिडोर्स होते हैं जिनमें छत से ढके हुए द्वार गमन मार्ग होते हैं। ये मंदिर के विभिन्न भागों को जोड़ने के लिए सेवा करते थे, साथ ही कुछ क्षेत्रों में घेरने के रूप में भी काम करते थे। ठीक है, मंदिर की दीवारों पर जटिल नक्काशियां हर तरफ दिखती है। इस मंदिर की एक और आकर्षक विशेषता एक बड़ी तालाब है। ठीक है, यहाँ पे एक बड़ी तालाब है। मुख्य मंदिर के द्वार धार थोड़ी सी हटकर है। सीढ़ियां और एक स्तंभित पर्टिको के आसपास घेरा हुआ एक तालाब अनुष्ठान स्नान अनुष्ठानों के लिए प्रयुक्त होता था। ठीक है, आते हैं विजयनगर लेगेसी। ठीक है, अब हम विजयनगर की धरोहर की बात करेंगे। Some variations of the common trends was introduced in Vijayanagar. They introduced the concept of enlarged, high enclosure walls and more decoration of these main enclosures wall and Gopuram sculpture or motif of supernatural horses was used very frequently. They also introduced the concept of secular building, example Lotus Mahal. Typical Vijayanagar period structure in the temple are the Amman shrine, male deity of temple, and Kalyan Mandapa of for exhibition and worship. विजयनगर की धरोहर क्या है, कुछ सामान्य प्रवृत्तियों में थोड़ी बदलाव जो है विजयनगर में किए गए थे। उन्होंने विस्तृत ऊंचाई दीवारों और ऊंची दीवारों और गोपुरमा के अधिक सजावट के आदर्शों को प्रस्तुत किया। ठीक है, अत्यधिक अकालिक घोड़ों को मूर्ति आभूषण बहुत आमतौर पर जो उपयोग की गई थी। ठीक है, कई प्रकार की मूर्ति जो की गई थी घोड़ों की और आभूषणों की उपयोग किया गया था। उन्होंने ये भी आदर्श प्रस्तुत किया कि बुनियादी इमारतों की अवधारणा को शामिल किया जाए, जैसे कि उदाहरण के लिए लोटस महल। ठीक है, आमतौर पर विजयनगर के जो मंदिरों में संरचनाएं अम्मान श्राइन यानी मंदिर के पुरुष देवता और कल्याण मंडप होती थी जो प्रदर्शन और पूजा के लिए थी। ठीक है, अब है विस्तारा स्टाइल यानी चालुक्य स्टाइल या कर्नाटका स्टाइल। विस्तारा स्टाइल ऑल्सो नोन एज चालुक्य स्टाइल और कर्नाटका स्टाइल। इसको हम जो विस्तारा स्टाइल है इसको हम चालुक्य स्टाइल के नाम से भी जानते हैं और कर्नाटका स्टाइल के नाम से भी। Amalgamates elements from both the Nagara and Dravida architectural style. It incorporates two primary components akin to the Dravidian style, first Vimana and second Mandap. However, it diverges from the Dravidian style by excluding the covered ambulatory around the sanctum. Illustration of this style include the Ladkan temple in Ahol as well as the temple in Badami and Virupaksha temple in Patadakal. ठीक है, वैसार शैली जो थी जिसे चालुक्य शैली या कर्नाटक शैली भी कहा जाता है, नागर और द्रविड़ वास्तुकला शैलियों के तत्वों को मिलाकर बनी है। ठीक है, नागर के भी स्टाइल और द्रविड़ स्टाइल को जो है इन्होंने मिक्स करके जो है वैसार शैली को बनाया था। ये द्रविड़ शैली की छत तरह दो प्रमुख घटकों का समावेश करती है, विमान और मंडप का।
लेकिन ये द्रविड़ शैली से थोड़ी सी भिन्न होती है क्योंकि इसमें जो मूर्ति स्थल के चारों ओर जो है छतियां नहीं होती। ठीक है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो विरूपाक्षा टेम्पल, विरूपाक्षा। ठीक है, विरूपाक्षा टेम्पल में आप देखेंगे तो ये इस प्रकार से बनी हुई है। इस शैली के उदाहरण में अहोल में लड़खान मंदिर, बदामी के मंदिर और पट्टकल के विरूपाक्ष मंदिर शामिल है। ये ठीक है मंदिरों का एग्जाम्पल है। ये तो हमने पढ़ लिया गुप्ता एज में और साउथ इंडियन स्टाइल में जो थी टेम्पल्स। अब आते हैं आर्किटेक्चर इन मिडवल इंडिया। ठीक है, कि मध्य भारत में जो है मिडवल इंडिया के अंदर आर्किटेक्चर किस प्रकार थे। तो इसके आप सभी को पता है इंडो इस्लामिक स्टाइल यूज किया गया। यानी मिडवल इंडिया अगर आप देखेंगे तो जो है सल्तनत है ना, आप इन सब मुगलों को देखेंगे, मुगल जो थे ज्यादातर मुगल सल्तनत इस टाइप के लोग थे, यानी इस्लामिक धर्म के लोग। तो अब इसमें इंडो इस्लामिक स्टाइल को जो है यूज किया गया। Indo-Islamic architecture encompasses a wide spectrum of style from diverse origins, which collectively contributed to shaping that shaping the architectural landscape of the Indian subcontinent since the arrival of Islam around the 7th century. Its influence is evident in contemporary architecture of India, like Pakistan and Bangladesh. Indo-Islamic architectural form both secular, religious exhibit or fusion of India, Persian, Arab and Turkish influence। ठीक है, इट मीन्स कि इंडो इस्लामिक जो वास्तुकला थी वो भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लाम के प्रारंभ से 7वीं सदी के आसपास के समय तक के विभिन्न पृष्ठभूमियों से उत्पन्न शैलियों की व्यापक श्रेणी को सम्मिलित करती है। ये आधुनिक भारतीय, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी वास्तुकला पर प्रभाव डालती है। इसमें सेकुलर और धार्मिक दोनों की इमारतें शामिल हैं जो भारतीय, पर्शियन, अरब और तुर्की शैलियों का प्रदर्शन करती है। ठीक है, This Islamic era in India introduced novel elements to the architectural style, distinctly different from the prevailing temple and secular construction techniques. One significant change was the incorporation of arcs and beams, reflecting an acute construction style. This contrasted with the traditional Indian Tibet style that employed pillars, beams, and lintels. In the early structure of the slave density, Islamic elements were initially imitated through false domes and arcs. Subsequently, genius arcs and domes emerged, exemplified by the Allied Darwaza adjoining द कुतुब मीनार। ठीक है, इस्लामिक का वो भी देख सकते कुतुब मीनार जिन्होंने बनाया था। भारत में इस्लाम शासन के दौरान, ठीक है, मिडिवल इंडिया अगर आप देखेंगे तो पूरा इस्लामिक धर्म का शासन था। ठीक है, भारत में इस्लाम शासन के दौरान नए तत्वों को इमारती शैली में प्रस्तुत किया गया जो पहले मंदिर और बुनियादी निर्माण की प्रचलित तकनीकों से विविध थे। ठीक है, एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ये था कि किले और बीमों का सम्मिलन जो एक चाप वाले निर्माण शैली को प्रकट करता है। ये द्रविड़ भारतीय शैली से अलग है जो स्तंभ, बीम और दरवाजों का प्रयोग करती है। श्रीकर्ण वंश की प्रारंभिक इमारती वास्तुकला की सच्ची शैलियों का प्रयोग नहीं करती। उनकी अनूठी गुंबदें और झूठे दरवाजे थे। बाद में सच्ची गुंबदों और सच्ची गोपुरों का प्रस्ताव आरंभ होता है और पहला जो उदाहरण आप देखेंगे कुतुब मीनार के पास अलाई दरवाजा है। ठीक है, ये वहां का पहला उदाहरण है। Okay. Architectural style were also shaped by religious beliefs, leading to a synthesis of Islamic and Indian influences. The fusion resulted in the decorative brackets, balconies, pendative decorations, etc. Notable features of Indo-Islamic architecture encompass कियोस्क, कियोस्क यानी जो छतरी थे, ठीक है,
ऑल टावर्स यानी मीनार्स, जो टावर्स होते थे ऐसे ऐसे एक के ऊपर एक के ऊपर, उसको हम मीनार बोलते हैं। इसलिए हम कुतुब को कुतुब का मीनार बोलते हैं क्योंकि उसको कुतुबुद्दीन ने बनाया था। And half dawn double partial. As Islam forbids the representation of human in worship, these structures are often adorned with intricate geometric and arabesque डिजाइन में। ठीक है, किसमें बनाया गया उसको? ज्योमेट्रिक एंड arabesque डिजाइन में बनाया गया था। These designs were crafted through low relief stone carving, plaster cutting, painting, or inlay work. The use of lime mortar also distinguished these architectural styles from traditional methods. ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड्स के द्वारा बनाया गया, यानी विभिन्न धार्मिक धाराओं का निर्माण और वास्तुकला शैलियों की श्रृंगारिक शैली में भी प्रकाशित होता है। इस्लामिक शैली में भारतीय परंपरागत शैली से भी कई तत्व जो है शामिल हुए हैं, जो कि एक संक्षिप्त शैली का उत्पन्न हुआ सजावटी काठन बालक। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे पैंडेमिक सजावटें आदि संदर्भ के उदाहरण हैं। इंडो इस्लामिक वास्तुकला की अन्य पहचाने विशेषता जो अगर देखी जाती है तो वो एक छतरी है, ऊंचे मीनार है और आधा गुंबद द्वार गमन है। ठीक है, ये इस्लाम धर्म के जो स्टाइल थे, आर्किटेक्चर थे मंदिरों के, ये इस टाइप के जो यूज करते थे ज्यादातर, वो छतरी टाइप में बनाते थे, ऊंचे मीनार हुआ करते थे इनके, और आधा गुंबद द्वार गमन होता था। ठीक है, हाफ ऐसे शेप में, इस टाइप में आपने देखे होंगे ना मस्जिदों वगैरह को, तो वो उस स्टाइल में होते थे, लंबे लंबे मीनार टाइप में। इस्लाम में मानव पूजन और उसकी प्रतिष्ठा की अनुमति नहीं होने के कारण इन इमारतों को आमतौर पर ज्यामिति और अरेबेस्क डिजाइन में सजाया जाता है। ठीक है, वहां पे कोई मानव जो है, मानव पूजन और उसकी प्रतिष्ठा की अनुमति नहीं होती थी। ठीक, ये डिजाइन नीचे की दिशा में काटे गए पत्थर पर नक्काशी किए जाते थे और प्लास्टर कटाई जाती थी, पेंट की जाती थी या सुनाई जाती थी। इसके अलावा गारा का प्रयोग परंपरागत निर्माण शैली के विभिन्न तत्व थे इसके अंदर। ठीक है, ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अरेबिस्को मेथड क्या है। ठीक है, और बाकी जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है हम कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही था। यहाँ तक सभी को क्लियर है ना? किसी को कुछ समझ ना आया हो या कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। मैम क्लियर है सब, बस स्नेहा, इसकी पीडीएफ और क्लासेस हाँ, यूट्यूब पर डाल देना। मैं आज जो है कल वाली जो क्लास की पीडीएफ थी और आज वाली क्लास की जो है पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, स्नेहा, सपना, प्रभजोत, विजय, ऑल इज क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो आप, यस मैम। हाँ, मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी, तो एक बार आप लोग खुद रीड करेंगे ना, खुद समझेंगे तो ज्यादा बेटर से समझ आएगा। ठीक है, ठीक है, तो कल की क्लास में मिलते हैं। ठीक है।